हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स। क्लास 10 के फिजिक्स में हम पिछली वीडियो में पढ़ाए थे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इस वीडियो में भी वही पढ़ेंगे। वहां पर हमने शायद 4 परिभाषा बताया था। क्या क्या बताया था? हमने बताया था कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो 4 परिभाषा उसमें हम जान गए थे। 4 परिभाषा पढ़ लिए थे, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। इसमें हमें पढ़ना है, ध्यान से देखिए, द्वारक। इसमें क्या पढ़ना है? द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? कोई भी दर्पण है, इसको अगर हमने इधर से कलई कर दिया तो ये दर्पण बनेगा। ऐसे दर्पण नहीं था, ये दर्पण हो गया। ये यहां से और यहां तक ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। यहां से ऐसे तिरछे यहां तक ये इसका क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। अगर इस परावर्तक पृष्ठ के एकदम अंतिम सिरे को और प्रारंभिक सिरे को, मतलब दोनों लास्ट छोर को क्या करें? इसे मिला दें। ऐसे मिला देंगे ना, तो जो इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी उसी को द्वारक कहेंगे। मतलब ये बताएंगे कि परावर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी द्वारक कहलाती है। ये हो गया द्वारक। द्वारक मतलब जहां से प्रकाश की किरणें इस दर्पण पे प्रवेश कर सके। तो यही तो है। अब बताइए, इसके बाहर जाएगा, द्वारक के बाहर आ गया तो क्या ये दर्पण पे जाएगा? नहीं, ये तो बाहर निकल जाएगा। अगर इसी प्रकार इधर जाएगा तो क्या ये दर्पण में जाएगा? नहीं, ये तो बाहर निकल जाएगा। द्वारक मतलब दरवाजा समझिए। दरवाजा किसके लिए? प्रकाश की किरणों के लिए। और कहां जाने के लिए? दर्पण पे जाने के लिए। कहां जाने के लिए? दर्पण पे जाने के लिए। द्वारक समझ में आया? क्या बताएंगे? परावर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये पूरा ये परावर्तक पृष्ठ है ना, ऐसे इसके दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी, ये वाली दूरी को द्वारक कहते हैं। द्वारक से ही होकर प्रकाश की किरणें कहां जाती हैं? दर्पण पर जाती हैं। द्वारक समझ में आया? अब द्वारक के बाद हमें जानना है, हमें मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ध्यान से देखिए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? देखिए, मुख्य फोकस, पहले तो हम एक दर्पण बनाए। अगर हम पूछे कि ये कौन सा दर्पण है तो कौन सा दर्पण बताएंगे? अगर ऐसे एक फिगर दे दे और हम लोगों से प्रश्न कर दे कि ये कौन सा दर्पण है तो कौन सा दर्पण बताएंगे? बताएंगे कि ये कोई दर्पण नहीं है, नवोत्तल दर्पण है, नवोत्तल दर्पण है। क्यों? अगर हमसे कोई पूछ दे क्यों, तो बताएंगे क्योंकि इसके एक पृष्ठ पे कलाई नहीं है, और जब तक कलाई नहीं रहती है वह एक कांच होता है, दर्पण नहीं होता। क्या होता है? कांच होता है। तो यह अभी कांच है, किसी भी प्रकार का दर्पण नहीं है, यह पारदर्शी माध्यम है। इसमें अभी क्या होगा? प्रकाश आएगी, ऐसे निकल जाएगी, प्रकाश आएगी, ऐसे निकल जाएगी। जब प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होगा तो यह दर्पण नहीं होगा। हाँ, दर्पण यह कब कहलाएगा? जब इसकी एक पृष्ठ पर कलई कर दें। और कलई हमेशा किस साइड से करते हैं? राइट साइड से। तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, तो कलई इधर से कर देंगे। ये हो गया कलई हमारा। अब ये बन गया अवतल दर्पण। अब ये क्या बन गया? अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? जिस केंद्र से दर्पण बना होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र तथा पोल को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या बोली जाती है?
बोली जाती है मुख्य अक्ष। क्या बोली जाती है? मुख्य अक्ष। ये क्या बोला जाएगा? ये सीधा बोला जाएगा द्वारक। द्वारक को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हमें जानना है मुख्य फोकस। क्या जानना है? मुख्य फोकस। इसके लिए सबसे पहले यह समझिए, मुख्य फोकस के लिए सबसे पहले यह समझिए। क्या समझना है? मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया, तो ये इससे एक किरण ऐसे जाएगी दर्पण पे। ध्यान से देखो, ऐसे जाएगी। हो सकता है कि यहां से भी किरण, हो सकता है क्या कन्फर्म है जाएगी, यहां जाएगी। मान लीजिए कि एक इधर की वस्तु रखी गई है, चाहे ये वस्तु मत रखिए, ये प्रकाश सीधे प्रकाश दर्पण पे पड़ रहा है, ये आपतित किरणें हो गई। ये क्या हो गई? आपतित किरण हो गई। और मान लीजिए ये किरण है, ये दोनों गई, अब ये टकराएगी तो इसका परावर्तन होगा इस प्रकार, ये टकराएगी तो इसका परावर्तन होगा इस प्रकार। एक आध तो और किरण जाती तो वो भी इसी बिंदु से जाती। ये दोनों किरणें इसको कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं। तो ये दोनों किरणें इसको जहां काट रही हैं वही होता है मुख्य फोकस, जिसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एफ से। फिर से सुन लीजिए, मुख्य फोकस बताएंगे कि किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें। देखिए यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरणें आ रही हैं। टकराने के बाद ये परावर्तन हुआ, इनका परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मतलब दो किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मतलब यहाँ टकराएंगी तो इनका परावर्तन होगा। ऐसे ये परावर्तन हो रहा है, इस किरण का परावर्तन यहाँ हो रहा है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब या तो वास्तव में मिल जाएंगी किरणें, तो यहाँ तो वास्तव में मिल रही हैं, या ये केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो मिलती हुई प्रतीत कैसे होंगी? बगल में उसका भी फिगर बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक दर्पण ऐसे बनाइए, इसको कलाई कर दे इधर से, तभी दर्पण का आएगा ना। हमने ये कलाई कर दिया, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा पोल, यहां पर इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और पोल को मिला देंगे तो ये वक्रता त्रिज्या मिलेगी स्मॉल आर। ये आगे तक भी जा सकता है। इधर ये चला गया। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया पोल। अब मुख्य अक्ष ये है, इसी को ना मुख्य अक्ष बोलेंगे, क्योंकि देखो देखिए, ये वक्रता केंद्र और ये पोल, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये दूसरे प्रकाश की किरण आ गई। परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ध्यान देखिए, इधर से आ रही थी ना, तो इसी दिशा में वापस लौट गई। जिस दिशा में आती है, तो परावर्तन का नियम ही कहता है कि किरणें जिस दिशा से आएंगी उसी दिशा में वापस परावर्तित होकर क्या हो जाएंगी? वापस चली जाएंगी। ये इस दिशा में आ रही थी, इसी दिशा में, तो ये किरण यहाँ टकराएगी, इस दिशा में वापस चली गई। ये किरण यहाँ टकरा गई, इस दिशा में वापस चली गई। अब ये बताइए, ये कहीं एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही है। तो इसका फोकस कैसे प्राप्त करेंगे हम? ये तो परावर्तन होने के बाद काट दी तो फोकस प्राप्त हो गया। ये तो कहीं एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, तो इसका फोकस कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसमें हम केवल मान लेते हैं या आभास करते हैं कि ये पीछे तक आएगा ऐसे, और ये पीछे तक आएगा ऐसे। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में मिलेंगी नहीं। उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस मिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव नहीं होता, केवल आभास होता है। तो यहाँ पर यह आभासी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वास्तविक होगा। तो मुख्य फोकस की परिभाषा बताएंगे क्या? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं
या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या बोलेंगे कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। समझ में आया कि कब मिल रही है और कब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यह स्पष्ट है। आगे ध्यान से देखिए, मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी, मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सॉरी, इसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से। किसको, मुख्य फोकस को दिखाते हैं कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। ये हो गया फोकस दूरी। तो हम मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाएंगे और फोकस दूरी को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एफ से। यहां पर भी ध्यान से देख लीजिए, स्मॉल एफ किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी की परिभाषा में मैंने क्या बताया कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी समझ में आया, मुख्य फोकस समझ में आया, द्वारक समझ में आया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, बस इतना ही नाम हमें जानना है। इतना नाम जानते हैं तो दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।